साथियों नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे मौजूद मेहमान हैं जो महाराष्ट्र से चलकर हमारे बीच में हैं और कांग्रेस में एक बहुत अच्छे पद पर हैं महाराष्ट्र में, जो ओबीसी का जो एक तबका है उसको देख रहे हैं, प्रदेश संगठक हैं। आज हमारे बीच हैं सुरेश तुलसीराम पाटिल खेड़े साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आपसे सर जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ इधर उत्तर भारत में देख रहे हैं, आप महाराष्ट्र में हैं, तो आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। जरूर। और आप वहाँ कांग्रेस के एक अच्छे पद पर हैं। तो सर आज हम जानना चाहेंगे कि जो जातियों का आरक्षण में वर्गीकरण किया गया, इस पर आप और आपकी पार्टी कांग्रेस और आपका अपना निजी क्या मत है, उसमें आप इसको कहाँ रखते हैं, कहाँ तक इसको सही और गलत मानते हैं? वर्गीकरण के बारे में अगर हम सोचना चाहते हैं जी और उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो वर्गीकरण क्यों लाया गया जी। ये जो आरएसएस है, इस देश के अंदर जो चल रहा है 12 साल से अपने देश में जो चल रहा है, हर स्टेट में चल रहा है, उनका एक ही कहना है, तोड़ो फोड़ो और सत्ता करो। और वर्गीकरण क्यों करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने दिमाग में ऐसा कुछ, क्योंकि वो 3.5% जमात है, ब्राह्मण समाज जो है वो खाली देश के अंदर 3.5% है, और 3.5% जो जमात है वो हमको सबको चला रही है। आज हमको वो 90 वैसा देखने जाएगा तो 86.5% को सबको भगा रही है, सबको चला रही है। और क्यों चला रही है कि उनके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में डंडा उसकी भैंस, ये पॉलिसी चल रही है। और देश के अंदर आप देखने जाएंगे तो अभी तक जो लड़ाऊ जमात है, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देश में, पूरे देश में अगर आरएसएस को, बीजेपी को स्थापित करने की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा तबका ओबीसी आता है। ओबीसी ने ही उसको, आरएसएस को और बीजेपी को सत्ता में लाया है। ये बात सही है, क्योंकि बीजेपी के साथ में ओबीसी जुड़ी है 2014 में, तभी तो ये सत्ता में आए हैं। क्यों? लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे लोगों के दिमाग में ओबीसी की ये नहीं है कि ये हमें चला रहे हैं। वैसा देखने जाएंगे तो मंदिर में ब्राह्मण 3000 साल से बैठा है, बिल्कुल पुजारी है जी। उसको 3000 साल में भगवान कभी दिखा नहीं, भगवान कभी उसको प्रसन्न हुआ नहीं। और हम लोग को 10 मिनट में, 15 मिनट में भगवान दिखने वाला है क्या? नहीं ना। ये हमारी सोच है, वो हमारी सोच ओबीसी की बदलना जरूरी है। और ये आरएसएस वाले जो ब्राह्मण है वो हमारी सोच नहीं बदलने देते। क्यों? कि ओबीसी को सुबह से लेकर शाम तक, और जब से पैदा होता है तब से मरने तक ब्राह्मण ही लगता है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, आज अब फिर आपके सामने कह रहा हूँ, एक ब्राह्मण को पता है, एक अम्बेडकरवादी को पता है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि ब्राह्मण मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगवाता है। उसे भगवान पे भरोसा नहीं, उसे सीसीटीवी कैमरे पे भरोसा है। हम लोग का तो यही कहना है ना, हम लोग का यही कहना है कि बाबा साहब ने बोला है कि भाई भगवान नहीं है। जो लोगों ने भगवान को पानी में डुबो दिया या छोड़ दिया, समझे क्या, वो कहाँ है? वो देश के ऊपर राज कर रहे हैं। आईएएस, आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, जज बने हैं, समझे क्या। पढ़ाई, बाबा साहब ने क्या बोला था? शिक्षा, संगठित व संघर्ष करा। ये 3 बातों में पूरा आ गया, उनका सार आया। लेकिन हमारा जो समाज है, ओबीसी समाज है, वो भगवान के अंदर इतना कुछ गहरी तक अंदर गया है कि उसको पता है। जबकि हमने देखा है कोरोना में, 19 में हमने देखा है कोरोना काल में कि उन्होंने मंदिर को ताले लगाए। आज भी ब्राह्मण मंदिर को 10 बजे के बाद ताला लगा के जाता है, जबकि हमारे भगवान के हाथ में 8-8, 10-10 हथियारे हैं। जब इनको, वो ब्राह्मण को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, समझे क्या, तो हमारे लोगों ने सोचना चाहिए, ओबीसी ने, हमारे लोगों ने सोचना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है देश के अंदर। भगवान नहीं है, भगवान ये स्क्रिप्ट है, ये ख्याल में रखो। भगवान ये ब्राह्मण ने पैदा किया हुआ है डर बताने के लिए, और हम लोग डर रहे हैं। ओबीसी समाज, ये जो तरुण है हमारा, वो जब जागरूक होगा, जो पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा अंधश्रद्धा हुए, जब वो बाहर आएगा ना तभी पता चलेगा ये आरएसएस को और बीजेपी को कि क्या होना देश में होने वाला है करके। जब जब ओबीसी ने करवट बदली है, जब ओबीसी कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस की सत्ता थी, जब ओबीसी बीजेपी के साथ गया भगवान और राम मंदिर को लेकर, इन मुद्दों पर लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, तो बीजेपी आई। तो इसमें आप लोगों की अपना क्या कोई संगठन कोई ऐसा, या आप अपना खुद निजी स्तर पर कोई ऐसी आपका प्रचार प्रसार चल रहा हो जिससे वहां से, इस दलदल से निकाला जाए, लोगों को सही रास्ता दिखाया जाए, भी हम इस पार्टी में रहेंगे तो यहाँ ठीक रहेंगे, या इस संगठन में यहाँ रहेंगे तो ठीक रहेंगे, वरना ऐसे तो ओबीसी अंधविश्वास में वहां है ही और ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके ऊपर अब क्या फिलहाल क्या चल रहा है? सरकार की नीति जो है जी,
इतनी बेकार नीति है। अभी आगे आने वाले जो दिन है 2029 तक देखो आप क्या क्या होने वाला है। जो जो बीजेपी ने बोला है, जो जो बीजेपी आरएसएस के संगठन ने उसको सुना है, बोला है कि भाई ये करना है वो करना है करके, जो जो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मोदी साहब बोले हैं, एक भी बात उनकी सही नहीं निकली आज तक। सब झूठे जुमले निकले, बराबर है। कुछ देश के अंदर होने वाला नहीं, युवाओं को कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे बच्चों के दिमाग में आज आ रहा है कि देश के अंदर क्या हो रहा है करके। जैसा काकोच बाहर आया अभी और जवान बाहर आया, युवा बाहर आया, आज भी देश के अंदर देखने जाएंगे तो 70% युवा देश नेतृत्व है। और जो जो युवा की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो दिशाहीन है, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे कॉकरोच के साथ जाना है या कांग्रेस के साथ जाना है, बीजेपी के साथ। नहीं, अभी अभी उसके दिमाग में आ रहा है, धीरे धीरे क्या होने दो, लेकिन उसके दिमाग में आ रहा है कि आरएसएस और भाजपा हमको कहां लेके जा रही है करके। धीरे धीरे आ रहा है, माहौल इकट्ठा हो रहा है। लेकिन उन्होंने अभी क्या किया, आपके साथ क्या किया, बाबा साहब के समाज के लिए क्या किया, वर्गीकरण, उपवर्गीकरण चालू किया उन्होंने बोला कि आपको वर्गीकरण करना है, जो 13% है उसको भी तोड़ना है। जबकि देश के अंदर आज तक हम जो ओबीसी खड़े हैं ना, वो आपके बूते के ऊपर खड़े हैं। क्योंकि आज हमारा नेतृत्व कौन करता था, बाबा साहब अम्बेडकर, जो वादी जनता है वो हमारा ओबीसी का नेतृत्व करता था। हम कभी रास्ते पे उतरे नहीं। तो बाबा साहब के बाद में काशीराम जी ने भी ओबीसी के आरक्षण के लिए आंदोलन किया। उस आंदोलन में 4 चमार जाति के और 1 वाल्मीकि जाति के व्यक्ति की जान गई पंजाब में। ये बात सही है। बाद में और वो मंडल कमीशन लागू करने वाला जब था प्रकरण था, काशीराम जी उसको आंदोलन को कर रहे थे, वीपी सिंह की सरकार थी, उनको झुकाया किया, तो तब भी एससी वर्ग के कम्युनिटी ने, काशीराम जी के संगठन ने उसको लागू कराया। मंडल के बाद आरएसएस ने, भाजपा ने कमंडल लाया और हमारा ओबीसी जो समाज है वो पूरा कमंडल में चला गया, समझे क्या। और कमंडल में जाने के बाद आज हम भुगत रहे हैं। आज जो हम भुगत जहां रहे तक मैं देख रहा हूँ वो आज भी कमंडल के आसपास ही है, कुछ अंदर है कुछ बाहर है और उसी के आसपास है आज भी। मैं तो आपको बोला है कि जिसके आदमी डंडा उसकी भैंस, ये होने वाला है। आरएसएस ने, भाजपा वालों ने हमको गाय दिया है, गाय माता है, लेकिन गाय का अगला हिस्सा हमें दिया है और चारा खिलाने वाला हिस्सा हमारे ओबीसी के पास है और दूध निकालने वाला जो हिस्सा है वो इनके आरएसएस बीजेपी के पास है। हम चारा खिलाते रहते हैं, वो माल इकट्ठा करते रहते हैं, बराबर है। लेकिन हमारे बच्चों के दिमाग में जब आएगा कि हम लोग की बोल तो फसोड़ुक हो रही है, वो नेचुरली आएगा या उसको दिलाया जाएगा, बताया जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि इतने साल से अभी तक नहीं आया, तो उसके लिए तो आंदोलन करना होगा, हमें जाके बताना होगा सभी को। इसके लिए आपके ओबीसी कोई संगठन ऐसा जो कार्य कर रहा हो, कोई आपकी कांग्रेस की कोई इकाई ऐसी हो जो इस चीज को बताने के लिए कैडर बेस काम कर रही हो? अभी फिलहाल तो हम जो राहुल जी ने यात्रा निकाला था जी, जो पूरे भारत भर में पूरा उन्होंने भ्रमण किया, वो हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और कांग्रेस वालों के की जो दिमाग में जो चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक विचार लेके चलता है। राहुल जी ने हमें जो बोला है मोहब्बत की बातें करो, और आज जो तरुण देश का जो युवा है, युवतियां है, वो आज हमारे साथ में जुड़ रही है। और जुड़ रही बोले तो ये सबके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि बेकारी बढ़ रही है। 2 लाख नौकरियां कहा गई, 2 करोड़ नौकरी, समझे क्या। आज आप देखने जाएंगे तो हमारी महिला के लिए जो 9 सिलेंडर फ्री में थे, उसमें से 4 सिलेंडर पे आ गए। जो हमारे टाइम में 421 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का हो गया है। जो पेट्रोल खाली $57 प्रति बैरल था मनमोहन सिंह के साहब के टाइम में, आज वो $104-105 पे है। लेकिन रेट क्या है, 100 रुपए के ऊपर गया है। आप समझा करो कहाँ गया वो कान्हा बाबा, रामदेव बाबा जो बोलने वाले थे। अभी हमारे बच्चों की सोच है ना, सुधर गई है, वो दिमाग से चल रहे, थोड़ा दिमाग से चल रहे हैं। मैं बोलता हूं कि 29 तक आप देखो इस देश के अंदर क्या होने वाला है, ये इसको झोला लेके भाग रही है। देखिए वो तो समय तो सभी का आता है, इस दुनिया से जाना भी है, ये तो सत्ता परिवर्तन है, जाना भी है, सभी को जाना है। लेकिन जाएंगे कब, क्या जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब, या उससे पहले बचा लिया जाएगा कुछ? देखो हमारा देश जो है वो लोकशाही पे निर्भर करता है, संविधान को लेके चलता है। दूसरे देश जैसा नहीं है। हमारा नेपाल होने में टाइम नहीं लगेगा, समझे क्या। जब इस देश इंडिया का नेपाल होएगा ना, तो दूसरे दिन पलट जाएगी बाजू आरएसएस की, बीजेपी की। लेकिन हम लोग जो है, कांग्रेस वाले जो है, जो हमारी कांग्रेस की सोच है, जो विचार है, वो हमारा बोल तो अहिंसावादी है। हम लोग है, हिंसावादी नहीं है, समझे क्या। इसके लिए हम जो चल रहे हैं वो धीरे से चलते हैं, समझे क्या, ज्यादा फास्ट चलते नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट होने का ज्यादा डर है। और ये लेकिन बाबा साहब ने, अगर जब आप कह रहे थे कि बाबा साहब की आर्डर, बाबा साहब ने तो ये भी कहा है कि जुल्म करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। अगर अब ये भी एक तरह का जुल्म है, राजनीतिक जुल्म है।
तो देखो, इसमें हमें सहते रहेंगे, हमें अहिंसा वाला रखेंगे या कुछ पलटवार हमें 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 सिखाया गया है कांग्रेस में, जी। महात्मा गांधी ने बोला है जी। अगर ये गाल पे ये मारेगा तो ये गाल आगे करो करके, जी। समझे क्या। लेकिन अभी वो जमाना नहीं है। अभी हम हमारी यही राहुल जी को प्रार्थना है कि अभी आर्य को कार्य बोलने वाला चाहिए, समझेगा, अन्याय सहन करने वाला नहीं होना चाहिए। और आज जो हो रहा है देश के अंदर, मैं महाराष्ट्र की बात लेके आपको बताता हूं कि जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे साहब ने जो भाजपा को जिंदा किया है, आज भाजपा जो बड़ी है, आज उनके पास जो 132 एमएलए है वो किस वजह से है? शिवसेना के कारण। शिवसेना। और शिवसेना किसकी वजह से है? कांग्रेस की वजह से है। क्योंकि शिवसेना किसने बनाई है? हमारे वसुंधरा नाइक जो थे सीएम थे 1972 में, 72 में, उन्होंने शिवसेना पैदा की है, समझे क्या। तो ये जो होता है ये चलते रहता है। और आज शिवसेना कहाँ है? भाजपा का काम क्या है बोले तो आपको पता होगा, हमारे खेडूत में बोला जाता है कि सांप काटने से एक आदमी मरता है, सांप काटता है ना तो एक आदमी मरता है, लेकिन अगर ब्राह्मण काटेगा ना तो पूरी फैमिली मर जाती है, समझे क्या। तो आज हमारे महाराष्ट्र में वही हो रहा है। देखो, जो बिहार में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, वो महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में तो दो पार्टी तोड़ी उन्होंने। ब्राह्मण तो आपका दोस्त कभी भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये तो केजरीवाल साहब ने खुद कहा है कि अगर आपके सामने ब्राह्मण और सांप अगर आ जाते हैं तो आप सांप के काटने का इलाज है। लेकिन भागवत साहब दिल्ली में आके बोलते हैं ना, भागवत साहब ने वो 72 उनके जो है मुल्ला मौलवी उनको दिल्ली में बुलाया था, वो शाहीन बाग में वो मीटिंग किया उन्होंने और बोला कि भाई हमारा डीएनए, वो जो मुस्लिम का डीएनए और भागवत जी का डीएनए एक ही है करके। तो आप समझना चाहिए, तो हमारे ओबीसी जो समाज है ना, बांधव है ना, उनको भी समझना चाहिए कि इनका डीएनए क्या है करके। बिल्कुल। और एक चीज और हम जो देखते हैं महाराष्ट्र में और कांग्रेस में कि कांग्रेस ने अपने आप को जैसे एक नियम भी है कि डार्विन और लेमार्क का, जो समय के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं वो जिंदा रहते हैं, जो नहीं बदल पाते वो खत्म हो जाते हैं। बराबर। और आज की कांग्रेस में और पुरानी कांग्रेस में, आज की कांग्रेस कहें तो खड़गे साहब और राहुल गांधी की कांग्रेस, और पिछली कांग्रेस कहें तो इंदिरा जी, नेहरू जी और राजीव जी, नरसिम्हा, इनकी कांग्रेस, इसमें क्या अंतर है? और इसके एक दृष्टिकोण और देखें तो बाबा साहब को आज की कांग्रेस और पहले की कांग्रेस किस नजरिए से देखती हैं? ये आरएसएस वालों ने जब हमको आजादी मिली उस टाइम से ये आजादी को विरोध किया, कांग्रेस को विरोध किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को विरोध किया, इंदिरा जी को विरोध किया, तब की राजीव जी तक विरोध किया, समझे क्या। लोगों के दिमाग में इन्होंने डालना शुरू किया कि भाई ये कांग्रेस क्या है करके, कांग्रेस किसके लिए काम करती है। लेकिन जब खड़गे साहब आ गए, उसके राहुल जी विरोधी पक्ष नेता बने लोकसभा के, तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और संविधान लेके चलते हैं। जब से उन्होंने संविधान हाथ में लिया तब इस देश के युवाओं के तो खून है ना शरीर में का, वो दौड़ने लगा। और लोगों को आज समझ में आया। मैं तो हमारे जो बीआरएसपी के जो नेता है महाराष्ट्र के सुरेश माने जी, एडवोकेट सुरेश माने जी, उनको मैंने बोला कि आप मेरा वकील पत्र ले लो, मैं हाई कोर्ट में पीएल दाखिल करता हूं कि जैसा यूपी में गीता पढ़ाया जाता है लोगों को बच्चों में, वैसा महाराष्ट्र के अंदर 5वीं से लेकर 10वीं तक संविधान पढ़ाओ। बिल्कुल। क्यों? जब तक संविधान हमारे समझ में नहीं आएगा, हमारे बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा, तब तक राहुल जी और खड़गे जी और कांग्रेस लोगों के समझ में नहीं आएगी। जैसे आज राहुल जी संविधान हाथ में लेकर चल रहे हैं और संविधान की बात भी हो रही है, उससे पहले भी संविधान था, तो उस चीज को जैसे आज बीजेपी पलटवार करती है, कहती है कि इन्होंने बाबा साहब का मान सम्मान नहीं किया और हमने ये किया है, तो इस बारे में कांग्रेस का क्या सोचना है? कांग्रेस ने कभी भी अपने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं किया है। कुछ बातें जो इतिहास हुआ है जी, अगर हम उसको ये करते रहेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलते जाएगा, बराबर है। बिल्कुल। लेकिन हमारा कहना क्या है कि बाबा साहब का संविधान लेके आज राहुल जी चल रहे हैं जी। 70% आज हमारे देश के युवा है, 70% है युवा है, बराबर है। देश युवाओं के हाथ में है। और राहुल जी जो बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा है, आप देखते होंगे अभी ये जो रील जो बनते हैं मोबाइल पे हम लोग चालू, 30 पैसे वाले ट्रोलर भी है। मोदी जी और राहुल में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षा और शिक्षा में पूरा अंतर है। राहुल गांधी पढ़े हुए, वो विदेश पढ़े हैं, तो वो इसमें कोई शक शुबा वाली बात, देश चलाने की क्षमता उनमें है, समझे क्या। आज पूरा देश बिक चुका है। एक चीज मैं अभी कहना चाहूंगा, जो आपने अभी कहा, मैं आपकी बात को कहूंगा कि देश चलाने की क्षमता है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष तो खड़गे साहब हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? खड़गे साहब बनेंगे या राहुल गांधी जी?
कांग्रेस में लोकशाही है जी। कांग्रेस में लोकशाही है। अगर राहुल जी चाहते थे तो वापस अध्यक्ष बनते थे, और जिस टाइम इनका मनमोहन सिंह का सरकार आया सबका, उस टाइम राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, सोनिया जी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पीछे जैसे हम भविष्य में देखते हैं तो ऐसे चुनाव किसी और के नाम पे लड़े गए, चुनाव जीते भी, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो फिर वही जैसे अभी आपने बताया लोकतंत्र है, वोटिंग हुई और प्रधानमंत्री कोई और बन गया, लेकिन जिसको बनने की उम्मीद थी, जिसके चुनाव लड़ा, उसको कुछ नहीं हुआ। तो आने वाले समय में हम इस चीज को देख सकते हैं, क्या ये चीज दोहराई जाएगी? लेकिन इस देश की युवाओं की मांग है कि राहुल जी देश का नेतृत्व करें। तो खड़गे साहब फिर कहाँ रहेंगे? खड़गे साहब तो उम्र के हिसाब से आज आप देख रहे हैं, बराबर है, वो अध्यक्ष पद पे हमारे, वो अध्यक्ष है, और अध्यक्ष सबसे बड़ी पोस्ट है कांग्रेस के अंदर। जो विचारधारा चलती है वहां से शुरुआत होती है ना। लेकिन प्रधानमंत्री अलग होता है और किसी पार्टी का अध्यक्ष होना अलग बात है। हाँ। तो इसमें इसके बारे में कांग्रेस का क्या है कि खड़गे साहब अध्यक्ष रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री, सारे निर्णय तो उसे लेने होते हैं। नहीं, सारा सब कुछ तो उसे करना होता है। नहीं, कांग्रेस में लोकशाही है, और कांग्रेस की सोच जो है ना, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हाईकमांड होता है वही आदेश करता है। तो वो हिसाब से राहुल जी अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो देश के लिए अच्छा है, युवाओं के लिए अच्छा है, और जो 12 साल में हम भुगत रहे हैं उसमें जब कुछ छुटकारा मिलेगा। देखिए, वो आपकी बात को मैं मानता हूं, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं। अगर हम ये भी देखे जाए, देखिए इस देश में बहुत बड़ा तबका SC ST OBC का है। आप OBC को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां महाराष्ट्र में, और SC चाहता है कि हमारे खड़गे साहब प्रधानमंत्री बने, तो आप किस तरफ रहेंगे? खड़गे साहब बनने में कोई हर्ज नहीं है। ओबीसी को ऐसा कुछ कांग्रेस के साथ में तो ओबीसी जो आप बोलते जुड़ा है ना, वो इतना जुड़ा नहीं है। आज भी ओबीसी भाजपा, वो भगवान, अंधश्रद्धा, उसमें उससे जुड़ा है। कांग्रेस के साथ में ओबीसी नहीं है आज। अगर कांग्रेस के साथ में ओबीसी होता था तो राहुल जी हमेशा बोल रहे हैं, आज हर भाषण में बोलते हैं कि ओबीसी को साथ में लेके चलो करके। महाराष्ट्र में आप देखने जाएंगे ना तो मराठा जो है वो नेतृत्व करता है। आज जितने भी महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे, डेयरी है, डेयरी डेवलपमेंट है, सुदगिरनी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, या शुगर फैक्ट्रियां है, जितना भी पैसा है वो सब मराठा है के पास है। और जो प्रस्तावित नेता है महाराष्ट्र के अंदर, समझे क्या, ओबीसी के पास क्या है? ओबीसी के पास क्या है? आज भी हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ता की परिस्थिति है कि जो प्रस्तावित नेता है महाराष्ट्र के अंदर, उसके बहू के पेट का बच्चा जब तक 21 साल का होता नहीं तब तक हमारे ओबीसी के कार्यकर्ता को कांग्रेस के लीडर शतरंजी से उठने नहीं देते, और शतरंजी पे से उठने नहीं देते। अच्छा, महाराष्ट्र में ओबीसी की लगभग कितनी जातियां होंगी? हमारे 473 टोटल जाती है महाराष्ट्र में ओबीसी में। 473 473। हाँ, तो अभी कुछ 22 बढ़ाने वाले हैं, कोई माहौल चल रहा है। नागपुर में अभी मीटिंग हो गई तो 22 और जातियां हैं ओबीसी की, उनका रुझान कैसा है कांग्रेस के प्रति? हम तो सब साथ में हैं। क्योंकि आप ओबीसी को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके विस्तार में कौन कौन लोग हैं, कौन नहीं। वैसा देखने जाएगा तो ओबीसी का बहुत बड़ा ही है, क्योंकि 472-73 जाती है, उसमें 22 और ऐड होने वाली है। वो चल रहा है माहौल उनका, संसद में कोई उन्होंने भेजा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन वो जो जातियां है ना वो एक जगह पे नहीं है। क्यों? कि हमारे भगवान अलग अलग है। आप राम को, मतलब ओबीसी की जो जातियां हैं उनके सबके भगवान अलग अलग। हाँ, यही तो हो रहा है ना। अगर हमारा एक भगवान होता था तो आज हमारे भी नौबत नहीं आती थी ओबीसी के ऊपर, हम एक जगह पे होते थे। जैसे आप बाबा साहब को चाहते हैं, जैसे अब शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर के विचार लेके चलते थे महाराष्ट्र के अंदर, तो बाकी कुछ सवाल ही नहीं आएगा। लेकिन हम नहीं चल रहे ना, हम हमारे जो मेन भगवान है उनको छोड़ दिया बाजू में, और बाकी जो भगवान है ही नहीं है। देखिए, जैसे कांग्रेस अगर चाहे तो उनको अपना भगवान दे सकती है, बहुत सारे भगवान हैं उनके जो मसीहा। जैसे अभी हम कहें, आपने, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, आपने कहा कि जैसे बाबा साहब को, फूले साहब को ऐसी लोग मानते हैं, ऐसी ओबीसी के साहू जी महाराज को माने, अपने छत्रपति उनको ज्योतिबा फूले को अपना। मैं तो महाराष्ट्र के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ओबीसी समाज को, कि बाबा साहब का भी फोटो हमारे घर में होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब को नहीं मांगने के पहले, सबसे पहले उन्होंने संविधान में हमारा विचार किया है ओबीसी का, समझे ना। तो बाबा साहब का फोटो तो हमारे घर में पहले होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, कुछ जो नेता है, बाबा साहब अम्बेडकर वाली जो नेता है ना, कुछ लोग, उन्होंने क्या किया, बाबा साहब को जो गले में फोटो लेके लोग भीख मांगते हैं ना, वो हिसाब से क्या किया कि बाबा साहब हमारे नेता है करके छोटा कर दिया। अगर बाबा साहब हमारे घर में, ओबीसी के घर में रहेंगे
उनका फोटो हमारे घर में लगेगा, हमारे बच्चों को पता चलेगा कि बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं। उसके बाद में शाहू फुले अम्बेडकर, आपने शाहू फुले का नाम आएगा, बराबर है। आज बाबा साहब हमें जब वो आरक्षण नहीं देते थे और संविधान में वो तरतूद नहीं करते थे, तो आप पढ़ लिखे हम आपके सामने बात भी नहीं करना चाहते थे, कर नहीं सकते थे, समझे क्या। तो आज तो हमारे बच्चों को पता चल रहा है, लेकिन आज हमारे महाराष्ट्र में लोगों को पता चल रहा है, ओबीसी को पता चल रहा है। ये जो महापुरुष है जिनका जिक्र आपने किया, मैं भी कर रहा हूँ, इन सबको स्थापित करने में तो मान्यवर काशीराम और काशीराम जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, इसका बहुत बड़ा महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में बहुत बड़ा वो रहा है। तो आप बीएसपी को कहाँ देखते हैं महाराष्ट्र में और पूरे देश में? देखो, पहली बात तो यह है कि काशीराम जी जो है वो पुणे से महाराष्ट्र से इधर आए हैं, बराबर है। और उन्होंने बोला है कि जितनी उसकी संख्या भारी जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, बराबर है। वो सही काम कर रहे थे, समझे क्या। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिनिधि बोलते हैं खुद को और लीडरशिप करते हैं, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के दबे हुए लोग हैं, समझे क्या। जब तक वो चारों एक जगह पे आते नहीं है, हमें दिखते नहीं है ओबीसी को कि चार एक जगह पे आते हैं। देखो 92 में चारों खासदार थे, कांग्रेस की टिकट पे चुन के आए थे, तो उनको वोट खाली दलितों ने नहीं किया था, ओबीसी उनके साथ में जुड़े थे, आप समझे ना। तो आज भी ओबीसी जो है ना उनके साथ में है, और ये भी वो जो दलित बांधव जो है वो भी हमारे साथ में है। लेकिन क्या हो रहा है, डिवाइड एंड रूल, आरएसएस का काम चालू है। आज प्रकाश आंबेडकर जी कुछ बोलते हैं, वामन मेश्राम जी कुछ बोलते हैं, आपने देखा वो गवई साहब कुछ बोलते हैं, आठवले साहब तो उसके मांडी पे जाके बैठे हैं, वो कुछ बोलते हैं, समझे क्या। तो ये जो अलग अलग बोलने से क्या हो रहा है, हम लोग बढ़ गए। अच्छा, जैसे जो जो बड़े बड़े नाम आपने महाराष्ट्र के लिए हैं और इनके सभी रसूखदार लोग हैं, और तो इनको आप कहाँ देखते हैं ओबीसी को लेकर? ओबीसी इनको कहाँ देखता है? जैसे रामदास अठावले हो गए, प्रकाश राव हो गए, कवाड़े साहब हो गए। प्रकाश आंबेडकर साहब ने एक काम किया है, वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी स्थापित किया। पहले उनका आरपीआई था, अभी उन्होंने वंचित किया, वो अकोला में जिला परिषद में सत्ता लाते हैं या अकोला डिस्ट्रिक्ट में महानगर पालिका में लाते हैं, वो खासदार भी हो सकते हैं। तो उनको पता चला कि जब तक मैं ओबीसी को साथ में नहीं लूंगा तो मैं अभी वापस खासदार एमपी नहीं बन सकता हूँ, आप समझे ना। तो उन्होंने ये टाइम हमारे साथ में मुंबई महानगर पालिका में यूटी किया, आघाड़ी किया था जी, महाविकास आघाड़ी में हमारे साथ में अभी होता थे वो मुंबई में। लेकिन वो विधानसभा में अगर होते थे हमारे साथ में तो ये दिन महाराष्ट्र में नहीं आते थे। तो आपका भी फर्ज बनता है कांग्रेस का ऊपर, और उसका भी पार्टी का भी फर्ज बनता है कि आप उनसे बात करें और एक समझौता हो और वहां से बीजेपी को हटाया जाए और कांग्रेस या कोई एक जो अलायंस वहां बनेगा कांग्रेस के साथ मिलकर, या कांग्रेस को वो सपोर्ट करे, उसके लिए कोई ऐसा संगठनात्मक कार्य है आपकी योजना आगे की? प्रकाश आंबेडकर साहब से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है हमारे, वो बात करते रहते हैं, लेकिन ऐन मौके पे प्रकाश आंबेडकर साहब बाजू में आ जाते हैं। जब पूरे इंडिया के अंदर राहुल जी पदयात्रा निकाला, उस टाइम जो उसका समारोह मुंबई में हुआ था, तो प्रकाश आंबेडकर को जो बुलाया था स्टेज पे थे वो, लेकिन दूसरे दिन से वापस, क्योंकि देखो उनके साथ में कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ सकता है वो उनको ही मालूम है, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो खुद की पार्टी है, वो प्रादेशिक पार्टी है। इसके लिए प्रकाश आंबेडकर साहब के बारे में मैं बोलना उचित नहीं है, क्योंकि वो अभ्यास हुए, होशियार है। अगर वो चाहे हमारे साथ में आए कांग्रेस में, नहीं, ये तो देखिए वो हाथ बढ़ाने की बात है कि पहल कौन करे। तो अगर आप बड़ा दिल दिखाएंगे, दरिया दिली दिखाएंगे तो हो सकता है। कांग्रेस का तो कभी वेलकम है, कांग्रेस हमेशा प्रकाश आंबेडकर साहब को वेलकम करती है महाराष्ट्र के अंदर। वेलकम होना एक अलग चीज है, एक होता है कि खुद जाके वार्तालाप करना। नहीं, अभी ये तो नेतृत्व से बात करना पड़ेगा जी, हाँ जरूर नेतृत्व से बात। अच्छा, चलते चलते एक कुछ आपसे मैं सवालों का जवाब लेना चाहूंगा। मैं 10 में से कुछ नंबर आप देंगे, मैं आप बताऊंगा कि ओबीसी को लेके किस पार्टी ने, किस नेता ने अच्छा काम किया है, तो आप 10 में से उन्हें कितने नंबर दूंगा। तो आप ओबीसी के लिए जो काम किया है और लगता है आपको कि ओबीसी ने इनको बढ़ाया है, तो आप बीजेपी को कितने नंबर देंगे 10 में से? ओबीसी के लिए जो काम किया आप बोले बीजेपी ने जी, वो 0% है। 0%। ओबीसी ने खाली हमको मंदिर, आरपीआई के लिए 10 में से आरपीआई ने भी कुछ काम नहीं किया है। ओबीसी के लिए अगर कोई काम किया होगा, जब मंडल वीपी सिंह जी का जो मंडल आयोग जो मंडल लागू हो गया, भी आऊंगा, आप नंबर बताएंगे 10 में से कितने? बस माननीय शरद राव जी पवार साहब ने ये मंडल आयोग महाराष्ट्र में लागू किया,
ओबीसी के लिए। आज जो हमको 27% जो आरक्षण है जी, वो माननीय शरद राव जी पवार साहब के, यानी एनसीपी। आज एनसीपी में है, लेकिन उस टाइम वो कांग्रेस के सीएम थे। जी हाँ, कांग्रेस के सीएम। यस यस यस। आज एनसीपी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अभी देखो कैसा है कि मैं 8 दिन से सुन रहा हूँ कि भाई पवार साहब की पार्टी कांग्रेस में विलीन हो रही करके, आपके न्यूज के माध्यम से देख रहा हूँ। जो मेरा प्रश्न है, जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको नंबर देने हैं कि इतने नंबर मुझे देने हैं, तो आप कितने नंबर देंगे? पवार साहब को नंबर देने का तो अभी कुछ वही बचा नहीं है, क्योंकि पवार साहब के कुछ ऐसे निर्णय से ही आज हम रास्ते पे हैं, महाराष्ट्र की कांग्रेस रास्ते पे है। आरपीआई को कितने नंबर देंगे? ओबीसी को लेकर और देश की राजनीति को लेकर आप कितने नंबर देंगे? आरपीआई हमारे साथ में जब आती है तो उनको मैं 9 मार्क देना चाहता हूँ, जब आरपीआई हमारे साथ जुड़ती है तो, लेकिन नहीं जुड़ती है जी, तो 1 भी नहीं दूंगा। अच्छा, बीएसपी को कहाँ देखते हैं आप? बीएसपी महाराष्ट्र में बीएसपी नहीं है, महाराष्ट्र में बीआरएसपी भी नहीं है और बीएसपी भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में खाली 4 पार्टी है, लेकिन वोट बैंक उसका भी है। आप नहीं ना, पार्टी है आप नहीं, महाराष्ट्र में नहीं जुड़ी है। मैं कसम से बोलता हूँ डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में पार्टी है ही नहीं। मैंने तो नंबर मांगा है आपसे, ये आपका नजरिया है। आप मेरे नजरिए से देखिए कि आप 10 में से कितने नंबर देंगे, उसमें से आप। महाराष्ट्र में लोग अभी तो आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि नंबर देने में मुझे बहुत ही ये लग रहा है, क्योंकि मायावती जी की पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, और महाराष्ट्र में वो सुरेश माने आप पहचानते होंगे, बीआरएसपी, उनके साथ में काम किया है। अच्छे मित्र हैं, मेरे दोस्त है, हाँ मेरा खास दोस्त है वो। उन्होंने जो काम किया है पार्टी के साथ पे जी, 13 स्टेट में, मुझे लगता है वो ऑब्जर्वर भी थे, समझे क्या? बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी निकाली है जी। तो आप ये सवाल उनको कीजिए कि भाई मायावती जी की पार्टी महाराष्ट्र में उनको कितने नंबर मिल सकते हैं, या उनके पार्टी को कितने नंबर मिल सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस को कितने नंबर देना चाहें? कांग्रेस को तो मैं 10 नंबर दे सकता हूँ। 10 में से तो आप बोलेंगे कि आपकी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस एक विचार है, ये सब चीज कहते हैं। अगर आप बसपा वालों से बात करेंगे तो बसपा एक मिशन है, ये भी कहते हैं। और आप किसी बीजेपी से कहेंगे तो मैं काशीराम जी को दे सकता हूँ, काशीराम जी को मैं 10 मार्क दे सकता हूँ, 10 के 10। आज काशीराम जी नहीं है, आज काशीराम जी की नहीं, उनके वजह से, और हमने पार्टी के नंबर मांगे हैं काशीराम जी, विशेष काशीराम जी के लिए नहीं, वो एक मसीहा के तौर पे हैं आज। महाराष्ट्र में तो सर नंबर नहीं दे, ये नहीं हो सकता है। अगर आज इधर देश की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं समझो, तो मैं दूंगा, क्योंकि मायावती जी सीएम थी, बरोबर है, मुख्यमंत्री थी यूपी की, उत्तर प्रदेश की, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। तो यहाँ का जो माहौल है काशीराम जी की वजह से बहुत अलग था। 99% मार्क में देता हूँ मायावती जी को यूपी में, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मैं कसम से बोलता हूँ कि मायावती जी कहीं दिखती नहीं है। अगर आप जैसे लोग वहां लीडर भेजेंगे महाराष्ट्र में, हमारे जैसे लोगों के दिमाग में डालेंगे बहुजन समाज पार्टी, तो भविष्य में अच्छे परिणाम की हो सकते हैं। कारपोरेशन है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है। अभी आपने एक बात कही, उस बात को मैंने कोशिश की है कि आपने कहा कि हम जैसे लोगों को कुछ डालेंगे, यानी अगर आपको कोई जिम्मेदारी बसपा में दी जाए तो आप वहां नहीं, कांग्रेस के साथ में जुड़ के अगर जिम्मेदारी मिलती है, हाँ कांग्रेस के साथ में हमारे घर तो पूरे बहुत अच्छे गौतम जी से रिलेशन डॉक्टर साहब से है, तो गौतम जी थोड़ी कांग्रेस का काम करते हैं, समझे क्या? लेकिन तो भी हम दोस्त है, लेकिन हमारे विचार जो है वो उनके विचार है, और उनके जो विचार है जो पब्लिक में लाना चाहते हैं वो हमारे विचार है। चलिए, तो साथियों आपसे भी एक गुजारिश मैं करूंगा, एक सवाल आपके लिए भी, कि आप महाराष्ट्र में कांग्रेस को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जो हमने अभी पाटिल साहब से नंबर मांगे, उन्होंने आपने रुझान देख लिया है। वो कहते हैं कि अगर बीएसपी कांग्रेस के साथ आती है तो 10 में से 9 नंबर, और अगर नहीं आती है तो 0। खैर चलिए, राजनीति है, और अभी हमने सिर्फ बात जो की है वो सिर्फ महाराष्ट्र पे की है। फिर कभी बैठेंगे तो फिर देश की पूरी राजनीति पे बात करेंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, और हमारे सामने हमारे मेहमान पाटिल साहब होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम किसी से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आप उनको बुलाइए और उनसे ये सवाल पूछिए। तो हम आपके इन सवालों का अनुरोध करते हैं कि आप हमें सवाल भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब उन मेहमान को बुलाकर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, जय ओबीसी, जय भीम।